डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज से दिल्ली में एआई शिखर सम्मेलन, पीएम करेंगे शुभारंभ। 30 से अधिक देशों के 300 से ज्यादा मेहमान करेंगे शिरकत। एआई की प्रभावी भूमिका पर गहन विचार विमर्श होगा। आज से यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा, सदन में हंगामेदार रहने की उम्मीद। अंतिम दिन सीएम योगी देंगे जवाब। झारखंड में बीजेपी ने जेएमएम को दिया झटका, पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां भाजपा में शामिल। हेमंत सोरेन सरकार को विकास विरोधी बताया। धामी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। देहरादून में बढ़ते अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस ने निकालेगी आज विशाल रैली। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में शाम 5 बजे इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का आयोजन 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के साथ किया जाएगा। मानव सभ्यता को मौलिक रूप से नया आकार देने के कगार पर खड़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई पर दिल्ली में वैश्विक सम्मेलन शुरू होगा। इसमें मानवता की सेवा, समावेशी विकास को गति देने और धरती की रक्षा करने वाले जन केंद्रित नवाचारों को प्रोत्साहित करने में एआई की प्रभावी भूमिका पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। मानव सभ्यता को मौलिक रूप से नया आकार देने के कगार पर खड़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई पर सोमवार से दिल्ली में वैश्विक सम्मेलन शुरू होगा। इसमें मानवता की सेवा, समावेशी विकास को गति देने और धरती की रक्षा करने वाले जन केंद्रित नवाचारों को प्रोत्साहित करने में एआई की प्रभावी भूमिका पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मनीष, आप क्या जानकारी है? नई दिल्ली में आज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के एक वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। इस इवेंट का नाम जो है एआई इम्पैक्ट समिट है। ये इवेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें करीब करीब 7 देशों के राष्ट्रपति, 9 देशों के प्रधानमंत्री और दुनिया भर की बड़ी एआई टेक्निक कंपनियों के सीईओ शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक खास एंगल यह है कि इसमें पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों जो एआई कंपनी एंथ्रोपिक बहुत चर्चा में रही थी, उसके सीईओ डोरियो अमेडोई के नाम से भी एआई कंपनी शामिल होने जा रहे हैं। एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर के नई दिल्ली में बड़े स्तर पर तैयारी और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ग्लोबल लीडर्स और वीआईपी की सिक्योरिटी के लिए नई दिल्ली के कई जगहों के ट्रैफिक रूट्स को भी डाइवर्ट किया गया है। तो इस तरीके से ये एआई समिट जो होने जा रहा है, ये वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। यह इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 देशों के राष्ट्रपति और 9 देशों के प्रधानमंत्री और दुनिया भर की जो सबसे बड़ी एआई टेक कंपनियां हैं, उनके सभी सीईओ शामिल होने जा रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के हालिया व्यापार समझौते प्रतिस्पर्धी उद्योग और आत्मविश्वास का परिणाम है। उन्होंने यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन को असफल व्यापार वार्ताओं का कारण बताया। मोदी ने 38 देशों के साथ हुए एफटीए को मील का पत्थर बताया। उन्होंने अगले 3 दशकों के लिए ढांचागत सुधार, नवाचार और सुशासन को प्राथमिकता बताया। साथ ही विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका और रक्षा सुधारों पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हालिया व्यापार समझौते अधिक प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग, आत्मविश्वास से भरपूर दृष्टिकोण और खुले विचारों का नतीजा है। व्यापार समझौतों की बात करने से पहले ये याद करना अहम है कि देश 1 दशक पहले कहां खड़ा था। पूर्ववर्ती संप्रंग
सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उसके आर्थिक कुप्रबंधन के कारण भारत व्यापार वार्ताओं में मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख सका और एक भी बातचीत निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। प्रधानमंत्री ने पीटीआई से एक साक्षात्कार में ट्रेड डील, आम बजट, रक्षा सुधार, विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका से लेकर अगले 3 दशकों के लिए अपनी 3 शीर्ष प्राथमिकताएं भी गिनाई। मोदी ने कहा कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ईयू और अमेरिका के साथ जो व्यापार समझौते किए हैं उनसे एमएसएमई के लिए खास तौर पर श्रम प्रधान क्षेत्रों में इन देशों में लगभग 0 शुल्क या अन्य देशों की तुलना में काफी कम शुल्क पर वस्तुओं के निर्यात के रास्ते खुल गए हैं। अगली बड़ी खबर, विधान मंडल में बजट सत्र के तहत आज से वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा शुरू होगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहले विधायकों को बजट पर बोलने का मौका देंगे। शुक्रवार तक होने वाली इस चर्चा का अंत दलीय नेताओं, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन से होगा। ऐसा अनुमान है कि सीएम अंतिम दिन इस चर्चा पर अपना जवाब देंगे। इसके बाद बजट अनुदानों की मांगों पर विचार और मतदान होगा। अंतिम दिन शुक्रवार को सदन में बजट को पारित कराया जाएगा। बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बीते 11 फरवरी को विधानसभा में 9.12 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में और किसान उत्पीड़न को लेकर 17 को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसानों का हर स्तर पर उत्पीड़न हो रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ आज के विधानसभा बजट सत्र में हो सकता है? बिल्कुल, देखिए आज से एक बार फिर सदन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो बजट पेश हुआ था योगी सरकार का, उस पर आज से चर्चा होनी है और विधानमंडल का जो ये सत्र है सोमवार से यानी आज के दिन से अब अगले 1-2 दिनों तक बजट पर उसको लेकर चर्चा होगी और जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना वो विधायकों को बजट पर बोलने का मौका देंगे। माना यह जा रहा है कि शुक्रवार तक ये जो चर्चा होगी बजट पर, उसका अंत एक सबसे पहले सभी जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनके बोलने के बाद जो नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे वो बोलेंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे, अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे और लास्ट में सबसे आखिर में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो बजट पर अपनी सरकार का पक्ष रखेंगे। उसी के साथ बजट पर चर्चा का समापन होगा। माना यही जा रहा है क्योंकि बजट को लेकर जिस तरह से आपने देखा होगा कि विपक्षी दलों ने तमाम सवाल उठाए हैं, हल्ला बोला है, उसको देखकर काफी हंगामेदार चर्चा रहने के आसार हैं, ऐसा ये बताया जा रहा है। लेकिन आज 11 बजे से जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो बजट पर चर्चा के साथ ही शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण के मुद्दे पर लोगों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एयर क्वालिटी बेहद ही खराब है और राजधानी गैस चैम्बर बन गई। वहां लोगों को पॉल्यूशन की वजह से सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता की तुलना गैस चैम्बर से की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजी से विकास के बावजूद यूपी के लोग स्वच्छ वातावरण का आनंद ले रहे हैं। गोरखपुर पहुंचे योगी ने कहा कि यहाँ का वातावरण काफी अच्छा है, प्रदूषण नहीं है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पर्यावरण में गड़बड़ी से ऐसी ही होता है। हम भाग्यशाली हैं, हमारे यहाँ विकास तो है लेकिन पर्यावरण दम घोटने वाला नहीं है। गोरखपुर में कल्याण मंडपम के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के मुद्दों पर खास तौर से बल दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज के दौर में दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पर्यावरण का बिगड़ता संतुलन है, जिसे तुरंत सुधारने की जरूरत है। उन्होंने दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को लेकर भी टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें और कहीं भी गंदगी फैलने से बचें। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के साइड इफेक्ट्स को उजागर करते हुए कहा कि इसे नालियों या सड़कों पर न फेंका जाना चाहिए। उन्होंने
उनका कहना था कि छोटी छोटी अनदेखी फ्यूचर में बड़े पर्यावरणीय संकट को जन्म देती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। इतनी खराब स्थिति होती है। लेकिन जनता का दायित्व है शुद्धता और स्वच्छता पे ध्यान दें, गंदगी न होने दें, कूड़ा सड़क पे न फेंके, प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को नालियों में मत डालिए, सड़क पे मत डालिए, उपयोग मत करिए, ये नुकसानदायक है। देख रहे हो ना क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है, ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। इतनी खराब स्थिति होती है। आप गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई एकदम घोटो माहौल नहीं, जहां मर्जी घूमते रहिए। क्योंकि पर्यावरण को आप बचाएंगे तो पर्यावरण आपको बचाएगा। धरती माता के प्रति आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे तो धरती माता भी उसी प्रकार का आशीर्वाद देकर के आपको फलने फूलने के लिए एक नया राह दिखाएगी। और उसी राह के लिए हम सबको योगदान देना है, गंदगी नहीं करना है, गंदगी नहीं करने देना है। अगली बड़ी खबर, महाशिवरात्रि के दिन झारखंड प्रदेश भाजपा ने झामुमो को बड़ा झटका दिया। झामुमो के कदावर नेता और पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां के साथ भुइयां समाज के सैकड़ों समर्थक भाजपा में शामिल हुए। रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया। दोपहर 1:30 बजे दुलाल भुइयां अपने समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचे। यहां प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मंत्री बाबूलाल मरांडी ने उन्हें और उनके साथ आए समर्थकों को भाजपा की सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया। भाजपा में शामिल होने के बाद दुलाल भुइयां ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि झारखंड के हजारों भुइयां समाज के लोग भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को विकास विरोधी बताते हुए कहा कि आने वाले दिनों में झारखंड में भाजपा की मजबूत सरकार बनेगी। दुलाल भुइयां ने आगे कहा कि वे करीब 30 वर्षों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े रहे और एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में लंबा राजनीतिक सफर उन्होंने तय किया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ झारखंड में भाजपा झामुमो को बड़ा झटका लगा, इस पर क्या कुछ खबरें हैं? देखिए, मैं बताऊं कि ये जो है कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता थे जो लगभग 30 साल तक दुलाल भुइयां जो है जेएमएम से जुड़े रहे, लंबा एक राजनीतिक कैरियर रहा था और वो 2005 से लेके 2009 तक राज्य सरकार में वो भू राजस्व मंत्री भी रहे हैं। लेकिन उनका जो राजनीतिक जीवन था वो काफी उलटफेर का रहा है। वो कई दल में भी जो है वो शामिल रहे हैं। 2009 में जब उनको जेएमएम से जब उनको हार मिली और जेएमएम से जब हार मिली तो उन्होंने आजसू का दामन थामा। लेकिन 2014 के विधानसभा से पहले जो है वो बीजेपी के जो है वो गठबंधन में, बीजेपी और आजसू के गठबंधन में चला गया। वो जुगसलाई से वो लड़ते थे, तो जिसके चलते उनको वहां से बने उस बार टिकट नहीं मिली। तो फिर वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस से चुनाव लड़ा, तो कांग्रेस में भी उनको हार मिली। इसके बाद उन्होंने फिर बीएसपी की सदस्यता ले ली और लोकसभा 2019 के लोकसभा में उनकी पत्नी जो है वो बीएसपी की उम्मीदवार बनी और लेकिन वहां भी वो महज 10,000 वोट ही ला सकी
और तब जाके वो फिर वो वापस जो है सो इसमें जेएमएम की तरफ लौट गए। और कल जो है फिर से वो जो है भाजपा के उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली। प्रदेश अध्यक्ष धीरज साहू और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा तथा प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के समक्ष उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। और उन्होंने कहा कि जो है भूइयां समाज जो है हमारे कई भूइयां समाज के समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ली और कहा कि अब जो है अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब बीजेपी का ही लगे, क्योंकि बीजेपी ही एक पार्टी जो है वो बीजेपी ही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विकास का काम करती है, विकास देखती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये इनका जो है ये स्टैंड कब तक शामिल रहते हैं। फिलहाल उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर, देहरादून में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस आज विशाल रैली निकालेगी। कांग्रेस की प्रस्तावित रैली के चलते पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। बता दें कि उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस आक्रामक हो चुकी है। शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में करीब 200 कार्यकर्ताओं ने अचानक पुलिस मुख्यालय से पहले धावा बोल दिया। कार्यकर्ता मुख्यालय के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को बैरिकेडिंग करनी पड़ी। कांग्रेस का दावा है कि इस प्रदर्शन में भाजपा सरकार की चूलें हिला दी जाएंगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी, आज देहरादून में कांग्रेस विशाल रैली का आयोजन करने जा रही है? आपको बताना चाहेंगे, कांग्रेस पिछले लंबे समय से एक के बाद एक रैलियां करती आ रही है और आज भी जो है उनका धरना प्रदर्शन है। आज भी वो जो राजभवन है, राजभवन की कूच करेंगे। और इसको लेकर अगर बात की जाए, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रदेश की व्यवस्थाएं खराब है, फिर चाहे कानून व्यवस्था की बात की जाए, फिर चाहे अन्य व्यवस्थाओं की बात की जाए, उसको लेकर वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसी को लेकर कांग्रेस आज एक रैली निकालने जा रही है। धरना प्रदर्शन भी माना कहा जा सकता है उसको, परंतु उसको लेकर पूरी तरह से पुलिस भी तैयार है। पुलिस की बड़ी भारी भरकम जो है वो टीम लगा दी गई है। राजभवन से पहले ही उन्हें रोकने की पूरी तैयारी कर दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में शर्मा के मियां मुस्लिम बयान और सोशल मीडिया पर उनके वायरल वीडियो का हवाला देते हुए एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई नेता शामिल है। दूसरी याचिका पूर्व नौकरशाहों, राजनिकायों, शिक्षाविदों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि संवैधानिक और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को भड़काऊ और सामुदायिक विशेष को निशाना बनाने वाले बयानों से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट गाइडलाइंस तैयार करें। आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? दरअसल ये जो लेफ्ट की पार्टी है सीपीआईएम, उसके एनी राजा हैं, उनकी तरफ से पिटीशन दाखिल की गई है। इसके अलावा 2 और पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। साथ ही इस मामले की जांच की भी मांग की गई है। क्योंकि जो याचिका दाखिल की गई, उस याचिका में स्पष्ट रूप से कहा गया कि हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार एक खास कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। और जो याचिका दाखिल की गई, उस याचिका में 21 से लेके 2024 के बीच में उनके लगातार दिए गए बयानों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि
जो असम के मुख्यमंत्री हैं संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और एक खास कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और जो उनका इस याचिका में एक जो मियां मुस्लिम वाला एक टिप्पणी, कथित टिप्पणी जो वो हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री उनकी तरफ से किया गया है और उस वायरल वीडियो का भी जिक्र किया गया है जिसमें वो बंदूक लेकर निशाना देते हुए दिख रहे हैं और कैमरे के अंदर से ये दिखाई देता है कि जालीदार टोपी पहने हुए शख्स हैं, उनके ऊपर निशाना लगा रहे हैं। तो कुल मिला के जो याचिका दाखिल की गई है वो ये करते हुए कही गई है कि हेमंत बिश्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार एक खास कम्युनिटी को लेकर टारगेट कर रहे हैं और इसके लिए जो ये पार्टियां हैं इन्होंने पुलिस के सामने भी शिकायती पत्र दिया, लेकिन इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकी। इसकी वजह से उनको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा है और उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की, साथ ही इस मामले की जांच की भी मांग की। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो याचिका है, इस याचिका में 21 से लेकर 26 तक के जो उनके बयान है कथित इस तरह के जो स्पेसिफिक किस कम्युनिटी को टारगेट करते हुए हैं या जो बाहर से आए हुए कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन उनको जो टारगेट किया जा रहा है उसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। और 10 फरवरी को इस मामले को मेंशन किया गया था और कहा गया था इस मामले पर जल्द सुनवाई की जाए। तो सीजीआई ने कहा था कि हम इस पर सुनवाई करेंगे और उन्होंने इसके लिए तारीख तय नहीं की थी और जो ये मामला सुनवाई के लिए आया तो आज इस मामले पर सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कोई आदेश पारित करता है। लेकिन एक बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि जब इस मामले को मेंशन किया गया था तो सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने बहुत स्पष्ट बात ये कही थी कि जब भी चुनाव का समय आता है तो उस दौरान ऐसी याचिकाएं आती हैं और जो एक हिस्सा है चुनाव एक लड़ने का जो तरीका है वो सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा जाता है। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट में जो प्राइमा फेसाई एक चीज नोटिस की गई थी वो कोर्ट की तरफ से वो यही कही गई थी कि चुनाव जब भी आते हैं तो ऐसी याचिकाएं आ जाती हैं और पर्टिकुलर लोगों के खिलाफ की जाती हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि एक तरफ तो लोग चुनाव लड़ते हैं पॉलिटिकली, दूसरी तरफ जो अगेंस्ट जो दूसरी पार्टियां हैं वो कोर्ट आती हैं और ऐसे मामलों को उठाती हैं और उसके लिए सुनवाई की मांग करती हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो देखना पड़ेगा कि क्या इस मामले में नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट इससे कोई जवाब मांगता है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भारत पाक मैच से पहले जितना शोर, जितना ड्रामा और जितनी अटकलें थी, मैदान पर तस्वीर बिल्कुल उलट निकली। मुकाबला पूरी तरह एक तरफा रहा। पाकिस्तान टीम भारतीय टीम के सामने टिक ही नहीं पाई। माना जा रहा था कि आर प्रेमदासा स्टेडियम की परिस्थितियां स्पिन के अनुकूल होंगी और पाकिस्तान के पास विकल्प भी भरपूर थे, इसलिए टक्कर कड़ी होगी। लेकिन उनकी गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी की कमजोरियों ने पड़ोसी मुल्क की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारत और पाकिस्तान के मुकाबले हमेशा सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं होते हैं, वे भावनाओं, इतिहास और दबाव का संगम बन जाते हैं। T20 विश्व कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया ताज़ा मुकाबला भी कुछ ऐसा ही रहा। फर्क बस इतना था कि मैच शुरू होने से पहले जितनी चर्चा थी मैदान पर उतना मुकाबला देखने को नहीं मिला। नतीजा एक तरफा रहा और जीत भारत के खाते में गई। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जितनी गीदड़ भवक की पाकिस्तान ने दिखाई थी, भारत का प्रदर्शन मैदान पर उससे ऊंचा रहा। बातों के नवाब सिर्फ बातों में उलझ कर रह गए और भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों बीसीसीआई और भारत को क्रिकेट की दुनिया का सुपर पावर कहा जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।